बच्चों तो मैं आ गया हूं तुम्हारे ही डिमांड पर लेकर एक और एमसीक्यू का चैप्टर और ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ चार ऑप्शंस के साथ तुमने बोला था कि सर ऑप्शन वाला ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाइए, उसी तरीके से मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों यदि तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका पीडीएफ तुम खरीद भी सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत जैसे कि चैप्टर जानते हो ऊर्जा के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ाया गया है, तुमने पढ़ा भी होगा। तो एक बार चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद यहां पर ये वीडियो को देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं, यानी कि इसमें जो स्रोत दिखाया गया है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, इसमें जैव मात्रा किसमें नहीं आता है। चलो क्या आंसर हो सकता है, बहुत अच्छा, यह हो गया तुम्हारा नाभिकीय ऊर्जा। बच्चों क्या हो गया, नाभिकीय ऊर्जा। जैव मात्रा क्या होता है तो जो सजीवों से हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, सजीवों से। जैसे लकड़ी किससे प्राप्त करेंगे, सजीव से। गोबर गैस किससे प्राप्त करेंगे, सजीव से। और कोयला किससे प्राप्त करेंगे, वह भी सजीव से। इसका मतलब ये सब जैव मात्रा से प्राप्त होगा। लेकिन यह जो नाभिकीय ऊर्जा है तुम्हारा, यह जैव मात्रा से प्राप्त नहीं होगा। यानी आंसर क्या होगा हमारा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलो एकदम आगे बढ़ते जाते हैं, देखता हूं मैं कितना तुमने तैयारी किया है और कितना तुम आंसर कर सकते हो। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, सौर सेल पढ़ाया है मैंने। किसका उपयोग किया जाता है देख सकते हो, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, कौन सा चीज यहां पर उपयोग किया जाता है। यस, जिन्होंने भी आंसर दिया सिलिकॉन, ये सही है। तो तुम जानते हो बच्चा लोग कि जो तुम्हारा सिलिकॉन है वह काफी महंगा भी होता है। इसी कारण जो सौर सेल है यह क्या है, यह बहुत ज्यादा इसका प्राइस होता है, जिस कारण से इसका उतना उपयोग प्रचलित नहीं हो पाया है। इसी के साथ एक और चीज तुम्हें बताना है कि सौर सेल में एक और धातु का उपयोग होता है। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। यस, सौर सेल में चांदी का भी उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, चांदी का। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हो, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ये तो तुम जानते ही हो कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, बोलो, जूल है। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बच्चों ऊर्जा के स्रोत में हम लोगों ने देखा था, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो जरा पहचानो, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, तो यहां ध्यान से जब देखोगे तो तुम्हें सौर ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा जो है, ये सब क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, जिन्हें हम लोग, जिनकी भरपाई वापस से हो जाती है और पुनः उसको हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो सौर ऊर्जा तो खैर तुम जानते हो कि वो अनवरत आ रहा है, सो आ रहा है, इसलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखा गया है। अब नया क्वेश्चन तुम देख सकते हो, नया क्वेश्चन देख सकते हो, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। देखना, जो सरलता से, सुलभता से, सुलभ हो मतलब प्राप्त हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो, काफी धुआं युक्त हो। क्या इसका आंसर कर सकते हो, यस, बहुत अच्छा। इसका उत्तर है काफी धुआं देता हो। यानी कि जो अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है वह सरलता से मिल जाता है, सस्ता होता है, प्रज्वलन ताप उच्च होता है, लेकिन वह धुआं कम देता है। यहां पर ऑप्शन है धुआं ज्यादा देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन तो समझ में आया ना। ऊर्जा का वह स्रोत जो कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत इसमें से नहीं है, नहीं है, याद रखना, इसमें है वाला नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। चलो अब नया क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जो है वह ऊर्जा का कैसा स्रोत है, ऊर्जा का कैसा स्रोत है जीवाश्म ईंधन, तुम बता सकते हो क्या, और नवीकरणीय है या नवीकरणीय है। तो इसका आंसर है बच्चों और नवीकरणीय स्रोत है। ध्यान से देखो, जो जीवाश्म ईंधन होता है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वह क्या हो गया, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया, क्योंकि उसको वापस से हम लोग पुनः
प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में प्राप्त कर लेंगे, 20 साल 25 साल में प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, जो जंगल हो गया, लकड़ी हो गया, वह नवीकरणीय हो गया कि अनवीकरणीय हो गया? तो नवीकरणीय हो गया। इस तरीके से तुम्हें नवीकरणीय अनवीकरणीय से क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है? यहाँ देखो, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव मात्रा। क्या इसका उत्तर बता सकते हो? यस, भूतापीय ऊर्जा। तो जो भूतापीय ऊर्जा है, तुम जानते हो कि पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है उसके गर्मी के कारण यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि देखोगे पवन ऊर्जा, तो पवन कैसे चलता है? पवन सूर्य के ताप के कारण चलता है। हम लोग जानते हैं जब सूर्य गर्म होगा, सूर्य गर्म नहीं होगा, सूर्य से जो प्रकाश आएगा तो पृथ्वी गर्म होगा, तो पृथ्वी कहीं गर्म होगा, कहीं ठंडा रहेगा, तो जो पवन है वह चलेगा। तो पवन किसे कहते हैं? तुम्हें पता है क्या कि पवन किसे कहते हैं? तो जब वायु चलना शुरू कर दे उसी को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ये बात याद रखना। ऐसा मत सोचना कि पवन और वायु एक ही है, एक नहीं है। जब वायु चलना शुरू कर देगा उसी को क्या कहते हैं? पवन। अब नया क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वायु कैसे चलता है? तो जब कहीं पर ज्यादा गर्मी हो जाए, मतलब कि कोई भूमि का भाग है वह ज्यादा गर्म हो, कहीं ठंडा हो, तो उस कंडीशन में पवन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पवन ऊर्जा किससे व्युत्पन्न है? तुम्हारा सौर ऊर्जा से। ठीक है, सौर ऊर्जा तो सौर ऊर्जा है ही। जैव मात्रा जीवों से जो प्राप्त हो रहा है, तो वह कैसे प्राप्त हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण से पौधों में आ रहा है, पौधों से जीवों में आ रहा है। इस तरीके से ये सारा ऊर्जा क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने बताया था कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी का जो मैग्मा है उससे यह क्या होता है? व्युत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा? तापीय ऊर्जा, बहते जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र है तो यह क्या करेगा? बहते जल की ऊर्जा का उपयोग करेगा। ध्यान से देखना, स्थिर जल नहीं है, बहता हुआ जल है। ऊपर से नीचे जल आएगा, टरबाइन को घुमाएगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा? जनरेटर चलेगा, और उसी से क्या होगा? तुम्हारा विद्युत उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहते हुए जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है, बताओ, जल्दी बताओ, समतल, उत्तल, अवतल और सभी। यस, ये दर्पण कह रहा बच्चों, तो ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखो, सौर सेल होता है वह सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? तो बहुत आसान नहीं क्वेश्चन है। क्या करता है? वह प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में बदल देता है, ताप ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो कोई भी आंसर कर सकता है। ये किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो आगे सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब देखो, बायोगैस क्या होता है? CH4 क्या होता है? तुम्हारा बायोगैस होता है। यह भी तुम याद रख सकते हो। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस ऐसे लिखे रहेगा तो ये LPG हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अब चलो नया क्वेश्चन है, E बराबर mc² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये तुम्हारे बुक में क्लियरली दिया हुआ है। बताओ आंसर क्या हो सकता है? यस, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको क्या किया था? दिया था। E बराबर क्या होता है? mc²। अब यहां देख सकते हो, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ये तो बहुत आसान है कि जब हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो उस दिन सूर्य तो होना चाहिए, बादल तो नहीं होना चाहिए ना। तो आंसर देखिए, बताओ, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, वायु वाले दिन, कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? बादल वाले दिन में इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इससे
इसमें कितना मीथेन है। देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। तो जैव गैस में कितना मीथेन होगा, जैव गैस है, गोबर गैस है, ये सारा क्वेश्चन एक ही है। तो इसका उत्तर है 75% क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये क्लियरली तुम्हारे बुक में सब पढ़ाया गया है, तुमने यदि नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लो, ठीक है। अब देखो, जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाला जाता है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जब हम लोग गोबर गैस का पढ़ते हैं, जैव गैस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उससे जैव गैस भी उत्पन्न होता है, और जो गंदे पदार्थ मतलब जो बचे खुचे पदार्थ हैं उनसे उनका उपयोग भी हम लोग कर पाते हैं। तो किस रूप में, ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, N2 और P निकालने के लिए उपयोग, और अलग अलग चीज का उपयोग करने में। जल्दी बताओ। अरे इसका उत्तर तो सीधे सीधा है, खाद बनाएंगे। उसका क्या करेंगे, खाद बनाएंगे। चलो नया क्वेश्चन। जैव गैस संयंत्र में जैव गैस अथवा गोबर गैस का निर्माण डाइजेस्टर में होता है, ये तो मैंने बता दिया था। और इसको बोलते हैं संपाचित्र। डाइजेस्टर का हिंदी नाम क्या है, संपाचित्र होता है। तो डाइजेस्टर में ही तुम्हारा जैव गैस या फिर तुम्हारा जो गोबर गैस है उसका क्या होता है, निर्माण होता है, डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर में क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही वहां पर जैव मात्रा को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं, और उसी से गैस निकलता है, और उस गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस या फिर जैव गैस कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा कि जो डाइजेस्टर है, संपाचित्र है, वहां पर ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है, जिसका उत्तर है वहां ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो वहां पर कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो बोलेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो वे क्या करते हैं, तो वे जो कार्बनिक पदार्थ है उसका अपघटन करते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करेंगे तो उसी से गैस निकलता है, और जब अपघटन के बाद पदार्थ बन जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं और खाद के रूप में यूज करते हैं। सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, तो ये तो तुम्हें पता ही है, पवनों, तूफानों, वर्षा तथा हिमपात। तो इसका आंसर है सभी। हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, ये सारा क्वेश्चन बच्चों वीवीआई है। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 5000 ट्रिलियन किलोवाट, 50,000 ट्रिलियन किलोवाट, फिर 500 ट्रिलियन किलोवाट। तो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, यह है 5000 ट्रिलियन किलोवाट। ठीक है, किलोवाट है इसीलिए 5000 है। यदि वाट होगा तो यहाँ पर 3 जीरो और बैठा देना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा बुक में वाट में दिया हुआ है, यहां पर किलोवाट में दिया हुआ है। वीवीआई क्वेश्चन है, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर ऊर्जा उष्मक और सौर जल पंप में होता है। तो क्या बता सकते हो किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर में होगा। अरे सिंपल सा है, सौर कुकर में किसका होगा, सौर ऊर्जा का, और बाकी भी क्या होगा, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से जब बॉम्बार्ड कराते हैं, आघात कराते हैं, तो काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, देख लो, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इनमें से दोनों या कोई नहीं। क्या आंसर होगा, क्या तुमने इसे पढ़ा है कि एक बड़े नाभिक को जब तोड़ा जाएगा, तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसके द्वारा इसको तोड़ा जाता है, तो न्यूट्रॉन का आघात कराया जाता है। किसका आघात कराया जाता है, न्यूट्रॉन का। तो इसका उत्तर तो तुम्हें पता ही है, नाभिकीय विखंडन। तो ये जो बड़ा नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब यहां से देखो, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में मेन गैस कौन सा होता है, CO2, जो तुम्हें पता है। ग्रीन हाउस प्रभाव तुम्हें पता ही है। अब यह देखना, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है, तो सिंपल सा आंसर है, क्या है, जीवाश्म ईंधन के द्वारा। सबसे ज्यादा क्या होता है, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर CO2 मुक्त होता है, जो कि
ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस तुमने पढ़ रखा है कि हमारा जो पृथ्वी है इसके चारों ओर गैसों का क्या है, एक लेयर है, उसी में CO2 पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को तो आने देता है, लेकिन यहाँ जो हीट एनर्जी है इसको बाहर नहीं जाने देता, जिससे हमारा पृथ्वी क्या रहता है, गर्म रहता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, तो मैं तो यहाँ सिंपल सा बता दिया। तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म है। और यदि ये ज्यादा बढ़ जाए गर्मी, तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन यदि तुमसे पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगा, तो इसका उत्तर है पृथ्वी का जो CO2 है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है तो पवन, कोयला, जल और सूर्य। अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं, देख लो, पवन, जल, सूर्य और कोयला। तो यहाँ पर ये अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब जिसको हम लोग पुनः से प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह क्या हो गया, तुम्हारा कोयला हो गया। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर बता सकते हो, यस, बहुत अच्छे, नाभिकीय संलयन। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन की जो नाभिक है वो जुड़ के हीलियम के नाभिक बनाते हैं, और जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। तो यही है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा, तो तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन को जलाया जाता है और उसके द्वारा क्या निकाला जाता है, बताओ, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसका उत्तर है ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और उससे फिर पानी को गर्म करते हैं, उससे फिर वाष्प बनाते हैं, फिर टरबाइन को घुमाते हैं और फिर बिजली उत्पादन किया जाता है। अब देखो, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है, ये VVI क्वेश्चन है कि ऊर्जा खपत का डेनमार्क में कितना प्रतिशत जो है वह पवन चक्की से। अच्छा, डेनमार्क को यहाँ पर पवनों का देश भी कहते हैं, यह भी याद रखना। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो तो कितना प्रतिशत, तो 25%। VVI क्वेश्चन ये भी था। औद्योगिक देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से प्राप्त करते हैं, तो इसका होता है तुम्हारा 30%। इसके बाद देख सकते हो, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, यूरेनियम। ये तो तुम्हें पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। इसके बाद देख सकते हो, 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि में होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, VVI क्वेश्चन है। देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सब याद रखना है। जैसे कि इसका आंसर 2 हेक्टेयर है, तो तुम देख सकते हो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हेक्टेयर हो गया। इसके बाद बढ़ते जाओगे, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो खाना बनाने में किसका, CNG का खाना बनाने में नहीं, गाड़ी चलाने में, LPG का खाना बनाने में, बायोगैस का खाना बनाने में, कोयला का खाना बनाने में तो नहीं किया जाता है। तो क्या हो गया, CNG। क्या हो जाएगा आंसर, CNG का उपयोग। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग के पेंटेड होते हैं, तो तुम्हें पता है जो काला रंग होता है वह क्या होता है, प्रकाश का अवशोषक होता है। इसलिए यहाँ पर किस रंग का, श्वेत, काला, पीला और लाल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काला रंग। काला रंग का उपयोग जो है हम लोग करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सके, और यदि ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो वहां पर गर्मी ज्यादा पैदा होगा, हीट क्या होगा, ज्यादा पैदा होगा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो तुम्हें पता ही है कि नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूटकर, है ना, परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो तुम्हें पता ही है कि जीवाश्म ईंधन जलेगा तो मुख्य रूप से जो गैस निकलता है वह क्या होता है, CO2।
इसके साथ याद रख लो कि जीवाश्म ईंधन जब जलाया जाएगा तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी कुछ मात्रा में बनते हैं। साथ ही साथ CO भी बनता है यदि सही से नहीं जले तब। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, CO2। जीवाश्म ईंधन जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ VVI क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, जो तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब है नाभिकीय विद्युत संयंत्र। क्या है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जो कि भारत में कहाँ कहाँ लगा हुआ है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते जाओ, सबसे पहले तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु। नरोरा है उत्तर प्रदेश। काकरापारा है तुम्हारा, काकरापार है गुजरात में। और कैगा है कर्नाटक में। तो इतना तुमको याद कर लेना है। अब यहां पर देख सकते हो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि महासागरीय ऊर्जा से संबंधित है। तो यहां देख सकते हो OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित हो सकता है, मतलब तभी प्रचालित हो सकता है जब महासागर में पृष्ठ जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप का अंतर, यानी कि महासागर का ये जो तल है और नीचे गहराई है, यहां पर अंदर जाएंगे 2 किलोमीटर तक, तो इसमें ताप का अंतर कितना होना चाहिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तब यहां पर OTEC संयंत्र कार्य कर सकता है। तो ये कैसे कार्य कर सकता है, यह मैंने तुम्हें बताया था। नेक्स्ट देख सकते हो, जब बहुत संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है। तो सौर सेल छोटे छोटे होते हैं और जब बड़ा सा इसको सौर सेल जोड़ जोड़ की चीजों को बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बता सकते हो। यस, इसको बोलते हैं सौर पैनल। मैंने बताया भी था तुम्हें। भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है। तो यार मैंने कई बार पढ़ा दिया कि बायोगैस भारत में किस नाम से प्रचलित है, गोबर गैस से। धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। तो यहां पर देख सकते हो, जो सौर सेल है, एक सौर सेल है, उससे कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.7 वाट। क्या हो जाएगा आंसर, 0.7 वाट। यहां देख सकते हो इसका आंसर है। ये सब अब याद करना है। सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। देखो ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। 1.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या 1.7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, 1.4। बी आंसर इसका। क्या आंसर है, बी, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। तो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित ये VVI क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है तुम्हारा बीच में। तो इसका उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहीं कहीं से देखो, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें कहीं कहीं पे 1-2 लाइन लिख दिया जाता है और उन्हीं को उठा करके दिया जाता है। यदि टफ क्वेश्चन पूछना होगा तब तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये बाहर का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वे सारे बुक के ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया गया। एक एक क्वेश्चन को छांट करके यहाँ बनाया गया है। तो तुम देख सकते हो अपने बुक में भी, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है। देख लो, 5 से 8 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर, 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। 10 से 15 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर और 15 से 20 किलोवाट आवर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो, अब बोलोगे कि ये सारा क्वेश्चन भी है। यस, ये भी है। तो ये है आंसर, तुम जानते ही होगे, 4 से 7 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो शारीरिक कार्य करना है तो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। पेशीय मतलब हमारा जो मसल है, मस्कुलर एनर्जी, क्या उसका यूज करते हैं यहाँ, सौर ऊर्जा। इसका उत्तर क्या है, मस्कुलर एनर्जी। किसी नाभिकीय विखंडन में एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक लगभग कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमी वोल्ट
ऊर्जा के तुल्य होता है। तो देख सकते हो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ये सारा जो क्वेश्चन है ना, ये सब दिया हुआ है, जाके तुम देख लेना। तो इसका उत्तर है तुम्हारा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो तुम जानते हो कि महासागरों से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो विभिन्न ऊर्जा में, जैसे कि तरंग ऊर्जा के रूप में हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जिससे कि बिजली का निर्माण होता है। ज्वार भाटा जो आता है उसके ऊर्जा का उपयोग करते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा ओटीईसी जो मैंने बताया कि ऊपर क्या रहता है, पानी गर्म रहता है, नीचे ठंडा रहता है। तो कुछ वोलेटाइल गैस को हम लोग क्या करते हैं, उड़ाते हैं और फिर वापस इसको क्या करते हैं, नीचे ठंडा करते हैं और फिर इसको यहाँ लाते हैं पंप वगैरह के द्वारा। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है, बीच में तुम्हारा जनरेटर लगा रहेगा और उससे क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर तीनों सागरीय तापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या हो गया, उपरोक्त सभी क्या हो गए, महासागरीय ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। उसी को लिखा गया है। डेनमार्क को कहा जाता है तो पवनों का देश, मैंने पहले ही पढ़ा दिया, तुम्हारा वीवीआई क्वेश्चन है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, CO2। यहाँ पर तुम्हें अभी CO2 ही पूछेगा, आगे की क्लासेस में जाओगे तो 3-4 और गैसेस ऐड करेगा, तो बस CO2 ही यहाँ पर है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूरेनियम, जैसे तुमने पढ़ा है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है। तमिलनाडु से में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर स्थापित किया गया है। तो पवन ऊर्जा समझ रहे हो ना, विंड मिल को स्थापित किया गया है, तो उससे कितना एनर्जी बन रहा है, 380, 320, 280 या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको कहीं मिलने वाले नहीं है, ये सारा मैं ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें, खोजते रह जाओगे, कहीं मिलने वाला नहीं है। ये होगा 380 मेगावाट, याद रखना। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का, तापीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सिंपल सा है, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को लिखेंगे। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो उपग्रह है या फिर अन्वेषक युक्तियां हैं उसमें आजकल किसका, आजकल नहीं मतलब किसका ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, सौर सेल का। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, इसको याद करना ही है, ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं, इसलिए मैं कुछ इसमें तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ। जैसे कैलकुलेटर में आजकल यूज करते हैं क्या, सौर सेल का यूज करते हैं। इसी तरीके से जो खिलौने हैं उसमें सौर सेल का यूज करते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो गया बच्चों, सौर सेल। ठीक है। रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं, तो यहां भी सौर सेल का ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सौर सेल पैनल का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग कर रहे हैं, तो सौर सेल का उपयोग कर रहे हैं। सूखा सेल है, डैनियल सेल है, सौर सेल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सौर सेल। वैसे ऊर्जा जिसका पुनर्जनन हो सकता है, तो इन्हें किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो नवीकरणीय स्रोत कह सकते हैं। इतना आसान है ये। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है, तो जो तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है उससे ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, वहां पर कोयला वगैरह जलाया जाता है और उससे क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, वाष्प बनाते हैं और वाष्प से फिर क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। ठीक है, और विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये कर्जा लिखा गया है, ऊर्जा क्या है उत्तर बच्चों, विद्युत ऊर्जा। विद्युत संयंत्र में गिरते जल का स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है,
तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसको गिरा दिया जाएगा और उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाएगा और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा। हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगे का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र पूरा करता है? तो एक चौथाई, आधा भाग, तीन चौथाई भाग। तो इसका उत्तर है एक चौथाई भाग। तुम्हें पता भी होगा कि चौथाई भाग इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो क्या तुम बता सकते हो? यस, सौर ऊर्जा है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? इसमें कोई टेंशन है क्या? क्या है? सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कभी हो जाता है। लकड़ी, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो जैव मात्रा में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो जीवों से प्राप्त होगा, तो ये सौर ऊर्जा इसका आंसर है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो ये तुम्हें पता ही है, इसमें बताने का जरूरी नहीं है। बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति से बांध बनाया जा रहा है, तो उस वहां पर जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि क्या हो जाते हैं, उसमें जलमग्न हो जाएंगे, डूबेंगे, सड़ेंगे। तो उससे मीथेन गैस उत्पन्न कर वह क्या करता है? मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ईंधन के रूप में उपला, माने गोईठा वगैरह बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है, जो एक जैव मात्रा है कि जलने पर क्या मिलेगा? कम धुआं मिलेगा, प्रदूषण मुक्त होगा, काफी धुआं निकलता है। तो इसका अंतर क्या है? बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। लेकिन चारकोल में धुआं नहीं निकलता है। चारकोल के ऊर्जा उत्पन्न करने की दक्षता बहुत अधिक है, कम है? तो ये है अधिक है। ठीक है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान क्षमता, जैव गैस कैसा है? एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान क्षमता क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, सामान्य होगा? तो इसका उच्च होगा। सिंपल सा बात है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूपांतरित करता है? तो जो ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा पर निर्भर करेगा। तरंग ऊर्जा जो समुद्र का तरंग आता है उस पर निर्भर करेगा और इसका उपयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाने में कर रहे हैं। पवन चक्की की घूर्णी गति से एक ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ठीक है, यहां पर विद्युत ऊर्जा आंसर होगा। ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या मतलब बनता है? जो घूम रहा है वो गतिज ऊर्जा है, लेकिन उससे हम लोग निकाल क्या रहे हैं? तो विद्युत निकाल रहे हैं, तो इसका विद्युत ऊर्जा आंसर हो जाएगा। सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? ये कोई क्वेश्चन है क्या? आंसर करना पड़ेगा। यस, तुम्हें पता है, सूर्य। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? अभी बता दिया, सीएनजी का। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तुम्हें पता है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और तांबा। तो इसका आंसर खुद करो। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहते हैं? तुम ही बताओ। नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या है? तो यूरेनियम, ये मैंने बता दिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये मैंने बताया शुरू में ही कि न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ए और बी। तो यहां पर तुम देख सकते हो दोनों का यूज करेंगे। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो सभी में देखो, विद्युत उत्पादन में भी बहुत जगह डीजल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिंपल सा जनरेटर में भी डीजल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया सभी। जीवाश्म ईंधनों में व्यापक पैमाने पर उपयोग से पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषित होगा, पर्यावरण अप्रभावित होगा, पर्यावरण में विषैली गैसों का मात्रा बढ़ेगा। तो इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा बात है कि पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषित होगा। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो नया क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है। नाभिकीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है। तो इनमें से और कौन दीर्घकालिक हो सकता है? तो तुम्हारा सौर ऊर्जा, और यही आंसर हो जाएगा। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? तो जल
विद्युत संयंत्र, इसका नाम क्या हो जाएगा, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, इसके गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, यूज करके टरबाइन को घुमाएंगे, और टरबाइन को जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा निकलेगा। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, तो कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि जल से यूज हो रहा है। पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ए और बी दोनों। तो क्या बोलता है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है, तो दोनों, प्रकाश ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी। अब चलो नया क्वेश्चन देखते हैं, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, सौर ऊर्जा। ये तो तुम्हें पता होगा। निम्नलिखित में से किससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो तुम्हें पता है नाभिकीय ऊर्जा से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। इसके बाद देख सकते हो, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो ये तुम आंसर करो। अरे आंसर तो तुम देख लेते हो। पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, ये सब जानते हो तुम। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो CH4 है। ये मैंने पढ़ाया था कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, CH4 75% होता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, क्या बता सकते हो, सूर्य है। इस तरीके से जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो गोबर गैस, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। इसका उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा, बाकी सब जीवों से प्राप्त होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तुम्हें पता है, देखो यहाँ आंसर भी है। भूतापीय ऊर्जा जो कि तप्त स्थल से प्राप्त होता है, उसके निकास मार्ग को क्या कहते हैं, तो ये भी है क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इसको बोलते हैं गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत। तो बच्चों जैसा तुमने बोला उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया। बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं बनाया, क्योंकि तुमने इस तरीके का ही डिमांड किया था। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तुम वीडियोस को शेयर करो, ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा वीडियोस मैं लाऊंगा। बहुत कम वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि व्यू उतने नहीं है। ज्यादा व्यू होंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो ज्यादा वीडियोस बनाया जाएगा। तो तुम यदि पीडीएफ चाहिए तो नीचे से ले सकते हो, और शेयर करो, लाइक कर दो, कमेंट करो। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या चाहिए। और एक चीज और, कौन कौन से चैप्टर का तुमको एमसीक्यू चाहिए, वो सारा तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं उसको बना सकूं। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।